नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था मानव उत्सर्जन तंत्र। थोड़ा सा उसका रिव्यू लेते हैं, फिर आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा के अंदर उत्सर्जन और विक्षेपण के अंदर अंतर देखा अपन ने। उसके बाद अपन ने उत्सर्जन जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में देखा, जिसके अंदर तीन मुख्य पदार्थों के बारे में चर्चा की: अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। इनमें से विषाक्तता के आधार पर अमोनिया सबसे ज्यादा विषाक्त है, उससे कम यूरिया और सबसे कम यूरिक अम्ल। जो जितना ज्यादा विषाक्त होगा उसको उत्सर्जित करने के लिए उतने ही ज्यादा जल की आवश्यकता होगी, यानी कि सबसे ज्यादा अमोनिया को निष्कासित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और उससे कम यूरिया को और सबसे कम यूरिक अम्ल। उनके उदाहरण भी देखें, जैसे अमोनिया उत्सर्जन के अस्थिर मछली लेने के पड़ने, जलीय उभयचर जो जलीय झींगा मछली वगैरह जो आर्थ्रोपोडा वो। यूरिया के अंदर मुख्य रूप से अपन मनुष्य को देख लो, स्तनधारियों को देख लो, या फिर जो स्थलीय प्राणी है उनको देखो। और यूरिक अम्ल के अंदर सरीसृप हुए, पक्षी हुए, स्थलीय भोंगे हुए, कुछ कीट वगैरह हुए, ये सब चीजें। इसके बाद इनको क्या टर्म दी जाती है कि जो प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? तो वो तीन टर्म लिखे पड़े कि यूरिया का उत्सर्जन करने वाले प्राणी को यूरियोटेलिक बोलते हैं, यूरिक अम्ल यूरिया उत्सर्जित। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले को अमोनोटेलिक, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले को यूरिकोटेलिक। ये तीन टर्म है। तो सिंपल सा एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अमोनोटेलिक प्राणी किसे कहते हैं? जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। इसके बाद अपन ने उत्सर्जित जो अंग थे उनके बारे में देखा, उद् विकास के एक बात की, जिसके अंदर प्रोटोजोआ से लेकर और स्तनधारियों तक को देखा। जो लोअर एनिमल्स थे, यानी कि जो निम्न अकशेरुकी प्राणी थे, जिसके अंदर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, ये सामान्य सतह से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यानी इनके पास कोई उत्सर्जित अंग नहीं होता। उसके बाद अपन ने सबसे पहले देखा ज्वाला कोशिकाएं, प्लेटियल में थी, इसके अंदर बड़ी रेनेट कोशिकाएं, एसकेएल में थी, इसके अंदर एनेलिडा के अंदर ग्रहक, बहुत सारी प्रकार की उत्सर्जित सांद्रताएं आर्थ्रोपोडा के अंदर मिली, एंटीरियरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, और मुख्य रूप से मेल पिगिनेलिका जो बहुत फेमस है वहां पर आर्थ्रोपोडा के अंदर। उसके बाद मोलस्का के अंदर भोजनस कैंग वगैरह, ग्रीन ग्लैंड, ये सब देखिए। उधर इकाइडर्मेटा के अंदर किसी प्रकार का कोई अंग नहीं था, वहां सामान्य शरीर की सतह द्वारा उत्सर्जन होता था। उसके बाद हमने साइक्लोस्टोमेट से किडनी की शुरुआत को देखा कि जो किडनी की संरचना है वो वहां से बननी शुरू हुई, यानी कि भ्रूणावस्था में एक संरचना बनती है सेल के आकार की, उसे कहा जाता है नेफ्रोटोम, या फिर उसे भ्रूणीय नेफ्रोटोम बोल दो। इसी से आगे किडनियों का विकास होता है। जैसे कल अपन ने देखा, या पिछले लेक्चर में अपन ने ये देखा कि भाई मनुष्य जो है उसकी किडनी मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। उसका क्या अर्थ है? तो जो इन भ्रूणीय नेफ्रोटोम होता है, इसके निचले भाग से जो किडनी विकसित होती है उसे कहते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। तो साइक्लोस्टोमेट के अंदर ये पूरा पोर्शन ही किडनी के अंदर बदल जाता है, तो वो आदि वृक्क कहलाता है। इसके ऊपरी भाग से प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक मध्य भाग से, और मेटानेफ्रिक जो निचले भाग से किडनी विकसित होती है। तो मनुष्य की किडनी है वो मेटानेफ्रिक प्रकार की पाई जाती है। फिर उत्सर्जन तंत्र के अंदर देखा कि भाई कौन कौन सी संरचनाएं हैं। तो एक जोड़ी वृक्क थी, मूत्रवाहिनियां थी, मूत्राशय था और मूत्रमार्ग था। इनको अलग अलग देखा कि मनुष्य के जो वृक्क होते हैं वो पृष्ठदेह भित्ति पर कशेरुकगण के दोनों ओर लगे हुए होते हैं। मूत्रवाहिनी की देखा, मूत्राशय जिसके बारे में दो तीन चीजें देखी अपन ने, उसके स्ट्रेस रिसेप्टर, उसके जो तीन लेयर थे अपन ने वो देखे। इसके अलावा वहां पर अस्थायी रूप से मूत्र का संग्रहण होता है, ये भी देखा। उसके बाद थोड़ी सी बात मूत्र मार्ग की भी की थी, जो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है। मेल के अंदर करीबन अपन ने तीन प्रकार के यूरेथ्रा देखे, मूत्र मार्ग देखे, प्रोस्टेटिक प्रकार का, मेम्ब्रेनस प्रकार का और सिस्टीन या फिर पेनेल प्रकार का। उनकी अलग अलग लंबाइयां भी देखी। उसके बाद फीमेल के अंदर देखा कि उसके अंदर एक ही प्रकार यूरेथ्रा होता है जो करीबन 3 से 4 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। इसीलिए जो यूटेराइन ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन होते हैं वो महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये चीज अपन ने देखी। वहां पर एक चर्चा थोड़ी सी रह गई थी कि जो यूरेथ्रा था, जो मूत्र मार्ग था, वहां पर दो अवरोधिनी को बताया था। एक तो थी आंतरिक अवरोधिनी और एक थी बाह्य अवरोधिनी।
दो अवरोधिनी देखी थी। अब इसका क्या मतलब है, ये पेशीय अवरोधिनी होती है जो क्या होती है कि अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों प्रकार की होती है। कैसे कि जो आंतरिक अवरोधिनी होती है, ये आंतरिक अवरोधिनी अनैच्छिक प्रकार की होती है, यानी कि अपने मूत्राशय के अंदर जब ज्यादा मूत्र भर जाएगा तो ये अपना आप खुल जाएगी, यानी कि हमारे तंत्रिका तंत्र पर, हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर इसका किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जो बाह्य अवरोधिनी है, ये बाह्य अवरोधिनी पर हमारा खुद का कंट्रोल रहता है, ये ऐच्छिक है। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर अंतर है कि आंतरिक होती है अनैच्छिक और बाह्य होती है ऐच्छिक। इसीलिए कई बार हम ऐसी समस्या होती है कि भाई हमें मूत्र को रोकना पड़ता है, तो उसमें आंतरिक को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बाह्य अवरोधिनी को कंट्रोल करते हैं। तो ये चीज अपन ने उस समय देखी। फिर अपन ने वृक्क की संरचना के बारे में देखा, जिसके अंदर उसके कोर्टिकल भाग यानी बलकुटीय भाग को देखा, उसके मध्यांश या फिर मेडुला भाग को देखा, उसके अंदर दानेदार संरचना को देखा जिसमें अपन ने मेल भी सीखा है या फिर वृक्क कणिका की बात की थी। ठीक है, ये चीज अपन ने उस टाइम देखी थी। और थोड़ी सी एक नेफ्रॉन या फिर जो वृक्क होता है जिसे हम किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी बोलते हैं, उसके बारे में भी उसको देखा। उसके अपन ने कई भागों को भी देखा, जैसे बोमेन कैप्सूल, जैसे केशिका गुच्छा, ग्लोमेरुलस, ग्रीवा भाग, पीसीटी, डीसीटी, हेनले का लूप, संग्राहक नलिका इत्यादि चीजें। अब आज एक नेफ्रॉन को और अच्छे तरीके से देखेंगे और मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम है, ये है एक नेफ्रॉन का। इसको अच्छे से समझना है क्योंकि इसको समझने के बाद अपन ये जो तीन प्रक्रियाएं होगी मूत्र निर्माण की जो आगे बात करेंगे उसको समझने का ये एक अच्छा तरीका है कि हम एक नेफ्रॉन को अच्छी तरीके से समझे कि नेफ्रॉन में है क्या क्या। तो नेफ्रॉन को पहले कल अपन ने दो आधार पर पढ़ा कि एक तो अपन ने बलकुटी नेफ्रॉन पढ़ा और एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन पढ़ा। ये दो चीजें पढ़ी अपन ने। जब अपन ने किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उस किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर मेडुला देखा था और मेडुला के अंदर ये मेडुला का पोर्शन था पिरामिड। उस पिरामिड के अंदर अपन ने दो प्रकार के ये नेफ्रॉन बनाए थे कि जो बलकुटी नेफ्रॉन होते हैं उनका लगभग सारा भाग जो होता है वो बलकुट के अंदर पाया जाता है। हेनले लूप हालांकि बहुत छोटा होता है और वो मध्यांश के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं इनके हेनले लूप लंबे होते हैं जो पूर्णतया इस मध्यांश वाले जो पिरामिड वाले पोर्शन है इसके अंदर धंसे हुए रहते हैं। तो नेफ्रॉन की कुछ संरचनाएं तो बलकुट के अंदर रहती है और कुछ मध्यांश के अंदर। तो बलकुट के अंदर क्या क्या रहेगी, एक तो वृक्क कणिका देखी अपन ने, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। इसके पश्चात ग्रीवा वाला पोर्शन, इसके पश्चात पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले वो पिरामिड के अंदर आ जाता है। फिर डीसीटी ये वापस कहाँ कोर्टेक्स वाले या फिर बलकुट भाग के अंदर, और फिर संग्राहक नलिका होती है वो वापस इस मध्यांश वाले भाग में आ जाती है। यानी कि दो चीजें, हेनले का लूप और संग्राहक नलिका, ये दो चीजें हमेशा मध्यांश के अंदर आएगी। उसके अलावा जो बची हुई चीजें वो सारी कॉर्टेक्स या फिर बलकुट वाले भाग के अंदर आ जाएगी। ये दो चीज थी। उसको दानेदार क्यों बोला था, क्योंकि वृक्क कणिका जो होती है ये वाली बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, इस चीज के कारण से दानेदार कहा जाता है। तभी तो वो गहरे लाल कलर का वो जो बलकुट वाला रीजन है वो इस तरह का पाया जाता है। ठीक है, अब मनुष्य का देखना है तो मनुष्य के जो उत्सर्जी अंग है वो अपन ने देखे। अब उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है उसको देखते हैं। स्थलीय प्राणी है और मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करता है। अब धीरे धीरे उद्भिद विकास के दौरान जल से स्थल की ओर जीवन आकर्षित हुआ। अब हमारे पास ज्यादा जल है नहीं तो अपन अमोनिया का उत्सर्जन नहीं कर सकते, तो अमोनिया को हमें थोड़े कम विषाक्त पदार्थ के अंदर बदलना होगा। तो हम अमोनिया को यूरिया के अंदर परिवर्तित करते हैं। ये प्रक्रिया हमारे यकृत या फिर लिवर के अंदर होती है और एक साइकिल के दौरान होती है। उस साइकिल को यूरिया चक्र या फिर यूरिया साइकिल बोला जाता है, यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल के और कई नाम है, इसको ऑर्निथिन साइकिल भी बोला जाता है या इसको क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोला जाता है, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। ये तीन नाम है इसके। अब इसमें होता क्या है, अपने कोर्स में तब याद नहीं है, अपने को थोड़ा सा डीपली देखना है कि इसके अंदर है क्या यूरिया साइकिल के अंदर। तो ब्लड के अंदर
या फिर रक्त के अंदर बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन उपापचय के पश्चात अमोनिया वहां से मुक्त होती है और कुछ अमीनो अम्ल होते हैं जैसे ऑर्निथिन, सिट्रोलिन, आर्जिनिन। ये 2-3 मुख्य अमीनो एसिड होते हैं जो यूरिया निर्माण में सहायक होते हैं। और उपापचय के दौरान अमोनिया और बाइकार्बोनेट ये सब मिलकर अमोनिया को यूरिया के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि जो NH3 होता है अमोनिया वो परिवर्तित हो जाता है NH2CO NH2 यूरिया, यानी अमोनिया यूरिया के अंदर परिवर्तित हो गया। इसीलिए मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करता है, ना कि अमोनिया का, जो कि थोड़ा कम विषाक्त है। ये काम किसने किया? ये काम किया हमारे लीवर में, यानी हमारे यकृत में। तो यकृत से इसका फॉर्मेशन होगा, इसका निर्माण होगा। फिर यकृत से निकलने वाली जो रक्त वाहिनी होगी, जिसे हम यकृत शिरा बोलेंगे, हिपेटिक वेन बोलेंगे, उस हिपेटिक वेन के अंदर यूरिया सबसे अधिक मात्रा में होगा। ये कई बार सवाल आता है कि भाई यूरिया सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो वो होगा यकृत शिरा के अंदर। यकृत शिरा से फिर वो हृदय तक जाएगा और फिर वापस जाके वो किडनी तक जाएगा ब्लड। और किडनी जो होगी हमारी, उस किडनी के अंदर जो आने वाली रक्त वाहिनी होगी वो होगी रक्त धमनी। तो उससे कम यूरिया इसके अंदर होगा और सबसे कम यूरिया यहाँ से जो निकलने वाली रक्त वाहिनी होगी, ये जो होगी रक्त शिरा, इसमें सबसे कम होगा। सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो यूरिया आ गया उसका इस नेफ्रॉन के द्वारा छान लिया जाएगा। उस यूरिया जो हमारे उत्सर्जित पदार्थ है इसके द्वारा उसको छान लिया जाएगा। तो बचा क्या? जो शुद्ध रक्त होगा उसको वापस ये जो रक्त शिरा है इस रक्त शिरा से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये पोर्शन अपन ने देखा, ये 2 चीजें थी, ठीक है, रक्त शिरा और रक्त धमनी के बारे में। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है उसको एक बार वापस देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोर्शन है। तो एक ये देखा मेलपीजिकाएं या फिर रक्त कणिका, इसमें क्या है वापस देखते हैं। इसके अंदर एक केशिका गुच्छ होता है, क्योंकि ये जो बोमन कैप्सूल होता है एक प्यालेनुमा संरचना होती है, इसके अंदर एक केशिकाओं का गुच्छ होता है कैपिलरीज का। यहाँ से एक धमनिका आती है, एक धमनिका बाहर निकलती है। अब देखो जैसे परिसंचरण के अंदर अपन क्या देखते हैं, महाधमनी जो होती है वो धमनी के अंदर बढ़ती है, धमनी धमनिका के अंदर, और धमनिका आगे जाके केशिकाओं में बढ़ती है। केशिकाएं वापस जाके शिरिका, फिर वो शिरा, और फिर आगे जाके वो शिरा और महाशिरा के अंदर वापस जाके वो हमारे हृदय के अंदर मिल जाती है। तो ये 3-4 चीजें अपन ने उस समय देखी थी, ठीक है। तो वो यही पर ये चीज सेम है वहां पे कि ये अपनी धमनिका है, ये कहां से आई? ये अपनी धमनिका जो है वो हमारी वृक्क धमनी से आई, क्योंकि वृक्क धमनी जो होती है वो किडनी के अंदर एंटर कर जाती है और किडनी में एंटर करने के बाद में वो कई शाखाओं में बढ़ जाती है। और नेफ्रॉन से जो पहुंचने वाली शाखा होती है उसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका ये जो प्लाज्मा संरचना है बोमन कैप्सूल, इसके अंदर जाके गुच्छनुमा संरचना बना देती है, और इस गुच्छनुमा संरचना को केशिका गुच्छ या फिर ग्लोमेरुलस बोला जाता है। उसके बाद एक धमनिका यहाँ से वापस निकलती है, उसको बोलते हैं अपवाही। अभिवाही का मतलब की ओर, किसकी ओर? बोमन कैप्सूल की ओर, और बोमन कैप्सूल से दूर, तो उसको बोलेंगे अप का मतलब दूर होता है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एफरेंट और इफरेंट, यानी पास आने वाली एफरेंट, दूर जाने वाली इफरेंट। ये दो, इन दोनों के व्यास में भी अंतर होता है। ये भी एक प्रकार का अनुकूलन है कि भी इसका व्यास ज्यादा है, इसका व्यास कम है। तो 1 सेकंड में अगर मानो यहाँ से 4 ml रक्त भी अगर आया तो 4 ml 1 सेकंड में अगर अंदर आ तो गया, लेकिन 4 ml 1 सेकंड में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर 4 ml बाहर नहीं जाएगा तो वो यहाँ पे छनने का प्रयास करेगा, और ये प्रक्रिया है कि कैसे हमारा ब्लड छनता है। उसी को ब्रह्मपुत्र निर्माण के अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ उपकला देखनी पड़ेगी नेफ्रॉन की भी, उपकला कैसे कैसे होती है और उसका क्या वहां पर अनुकूलन है, एडेप्टेशन है उस चीज को। तो बोमन कैप्सूल जो होता है वो द्विस्तरीय होती है। बोमन कैप्सूल प्यालेनुमा संरचना जो केशिका गुच्छ को धारे हुए रखती है, और जो ये आंतरिक इसकी झिल्ली है, इस आंतरिक झिल्ली पर विशेष पदाणु कोशिकाएं या फिर फोटोसाइट्स पाई जाती है। अब ये फोटोसाइट कुछ रूपांतरित सन की कोशिकाएं होती है जो अपन उपकला उत्तक के अंदर पढ़ते हैं। तो सन की कोशिकाएं जो होती है ना इस टाइप की, ये कुछ रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित होने के कारण इनके मध्य छिद्रों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें फेनेस्ट्रा बोला जाता है, ठीक है। इन छिद्रों को बोलते हैं फेनेस्ट्रा। इसका क्या अनुकूलन है कि भी जो रक्त आएगा अभिवाही धमनिका से, वो रक्त यहाँ से छन के और केशिका कोश से छन के आगे चल जाएगा।
अब आगे जाएगा तो ये अनुकूलन और प्रदान करेगी जो एक पोडोसाइट है वो। कैसे कि भाई इनके अंदर 0.1 माइक्रोमीटर के छिद्र होंगे और वो छिद्र इस प्लाज्मा को छनने के अंदर सहायता प्रदान करेंगे। तो एक पहला अनुकूलन पोडोसाइट आंतरिक झिल्ली जो गोमन कैप्सूल की होती है उसके अंदर पाई जाती है। फिर ग्रीवा वाला क्षेत्र, अब जो ब्लड यहाँ पर छना है उस छने हुए ब्लड को आगे पहुंचाना है। तो अपन ने जब ऊतक पढ़ा था उस ऊतक के अंदर क्या देखा था कि जो रक्त होता है उसको छनने के लिए या फिर हमारी श्वास नली जो होती है ट्रेकिया होती है उसके अंदर भी कुछ बालनुमा संरचनाएं होती है, यानी कि कुछ होती है सिलिएटेड उपकला, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पक्षमापी उपकला, जो गति प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे फीमेल के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी इस प्रकार की सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। हमारे ब्रेन के अंदर भी इपेंडाइमल एपिथेलियम होती है, वो ऐसी सिलिएटेड होती है जो वहां पर द्रव को आगे धकेलने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा छनेगा उस छने हुए प्लाज्मा को आगे धकेलने का कार्य करेगी ये ग्रीवा कोशिकाएं, इसीलिए ये रूपांतरित हो जाती है और इनके अंदर सीढ़ियां पाई जाते हैं जो आगे एक विषय को गति कराने का प्रयास करते हैं। तो ये हुए घनाकार प्रकार के, ठीक है। तो पक्षमापी घनाकार उपकला ये है ग्रीवा की। इसके पश्चात आए पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल या फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब इस समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है वो ग्रीवा से आगे निकलकर थोड़ी सी घुमावदार नलिका होती है। अब इसका क्या रोल है? इसकी जो उपकला होती है वो होती घनाकार है लेकिन उसके अंदर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्म अंकुर का मतलब होता है कि ब्रश बॉर्डर संरचना, जैसे हमारे छोटी आंत के अंदर पाए जाते हैं जो भोजन का अवशोषण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मा छना है उस छने हुए प्लाज्मा के अंदर कुछ चीज जो होगी हमारे काम की होगी, उस काम की चीज को वापस अवशोषित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लाज्मा जो छनेगा ना पहली प्रक्रिया के अंदर जो हम पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन परानिस्यंदन, इस प्रक्रिया के अंदर जो प्लाज्मा छनेगा वो प्लाज्मा उस प्लाज्मा के अंदर कुछ चीज हमारे काम की भी होगी जिसे अपने को वापस अवशोषित करना पड़ेगा। जैसे कुछ जल हो गया, हमारे कुछ ग्लूकोज वगैरह हो गए, अमीनो एसिड हो गए, उनको वापस लेना पड़ेगा तो उनको वापस यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सूक्ष्म अंकुरित कोशिकाएं पाई जाती है। करीबन जो सारा प्लाज्मा क्षमता है उसका 2/3 के आसपास जो मटेरियल है वो यहाँ पर रीएब्सॉर्ब हो जाता है, लगभग 70 से 80%। यानी यहाँ से अगर 10 ml छना तो 10 ml में से 6 से 7 ml है वो पीसीटी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा हेनले लूप। हेनले लूप के अंदर देखो दो पोर्शन है, एक तो अवरोही और एक आरोही, ठीक है। अवरोही और आरोही के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो आरोही भाग है वो पतला और मोटा दो प्रकार का है, लेकिन जो अवरोही भाग है वो सिर्फ पतला है, ठीक है। यहाँ पर उपकला जो देखते हैं वो है सरल की उपकला। अवरोही भाग के अंदर आरोही भाग का जो पतला खंड है वो सरल की और मोटे खंड के अंदर सरल घनाकार उपकला, ये चीज है। उसके बाद जो हेनले लूप है वो आगे जाता है डीसीटी के अंदर, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल या फिर डोरस कुंडलित नलिका। ये सामान्य रूप से होती है घनाकार उपकला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम है? जब पानी वाली कंडीशन होती है ज्यादा कि भाई हमने पानी ज्यादा पी लिया या फिर हमने कम पानी पिया तो हम एक हार्मोन पढ़ते हैं एटीएस, एंटी डाययूरेटिक या प्रतिमूत्र हार्मोन, उसकी क्रिया यहाँ पर होती है डीसीटी वाले भाग पर या फिर थोड़ी सी इस संग्रह नलिका वाले भाग पर। जब हम ज्यादा पानी पी लेते हैं तो हमें मूत्र के अंदर ज्यादा जल आने लग जाता है, वो इसी कारण होता है। यहाँ पर जल का अवशोषण होता है वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है। कम पानी पीते हैं तो ब्लड के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है, बॉडी के अंदर पानी को रखना है तो यहाँ पर जल का अवशोषण को कम कर दिया जाता है। वो दोनों एटीएस के कारण ही होगा, तो उसका आगे यहाँ पर थोड़ा सा रोल आएगा जब हम नियमन पढ़ेंगे इस चीज का। उसके बाद अपने देखी संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं है, बहुत सारे नेफ्रॉन जो है वो मिलकर संग्राहक नलिका के अंदर खोलते हैं। ये चीज अपन याद रखते हैं कि मध्यांश में जो पिरामिड है उस पिरामिड के अंदर बहुत सारी जो संग्राहक नलिकाएं हैं वो आगे जाके एक दूसरी नलिका के अंदर खुलती है, उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी या फिर बेलिनी की नलिका। बेलिनी की नलिका होती है वो ये जो पिरामिड का अंतिम सिरा होता है, एक पाइपनुमा संरचना होती है हल्की सी, उसे बोलते हैं रिनल पेपिला, उसके अंदर वो खुलती है। तो दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर भी अपने को देखनी है, डक्ट ऑफ बेलिनी और रिनल पेपिला, ये दो चीज अपने यहाँ पर देखी। अब अगर अपन थोड़ा सा ये जो पाथवे है इसका मूत्र का उसको अगर देखें तो वो कैसे होगा?
देखिए हृदय से सबसे पहले क्या यानी कि महाधमनी, महाधमनी आके और जो हमारी किडनी थी उस किडनी के पास आई रक्त धमनी, रक्त धमनी के अंदर धमनिका आई और धमनिका के बाद ये अभिवाही धमनिका आई। अभिवाही धमनिका के बाद दो चीजें हुई कि एक ब्लड छना और एक वापस निकल गया अपवाही धमनिका के रूप में। छनने वाला तो आगे जाके मूत्र का निर्माण करेगा, ठीक है, और जो छनने वाला नहीं होगा वो अपवाही धमनिका की सहायता से यहाँ पर जो दो चीजें बनाई थी अपन ने, एक तो वासा रेक्टा और एक परिनलिका केशिका जाल, इसकी सहायता से वापस को अपवाही धमनिका के अंदर अवशोषित कर लिया जाएगा और ये अपवाही धमनिका आगे जाके वापस रक्तशिरा के रूप में बाहर हो जाएगी लास्ट के अंदर। और रक्तशिरा से वो जो रक्त है, ठीक है, वो रक्त हमारे पश्च महाशिरा जो होगी उसके अंदर आएगा और पश्च महाशिरा सीधा हमारे हृदय के अंदर वापस आ जाएगा। ये चीज है, तो ये चीज अपन ने थोड़ा सा इसका पाठ देखा कि भाई कैसे कैसे जो गति करता है मूत्र जो शब्द है सबसे पहले संघात नलिका में जब जो फ्लूइड आ जाता है उसको सबसे पहले क्या बोला जाता है, उसको मूत्र बोला जाता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर नेफ्रॉन जो है, इस नेफ्रॉन को ध्यान क्या रखना है, इसकी उपकला के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है, उपकला का क्या क्या कार्य है ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं थोड़ी सी रीनल गॉब्सल या फिर रक्त कणिका के बारे में। केशिका कुछ जो है ये छानने का काम करता है। अब पहली जो प्रक्रिया पढ़ेंगे मूत्र निर्माण की, पराग निस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन, वो इस पर आधारित है। तो रक्त कणिका को इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मूत्र निर्माण की तीन प्रक्रिया है, कौन कौन सी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, चयनात्मक पुनरावशोषण और ट्यूबुलर सीक्रेशन। पादप तरीके के अंदर अपन क्या करते हैं, जब जल अवशोषण देखते हैं तो जल अवशोषण के अंदर उसका मास फ्लो होता है, यानी कि थोक प्रवाह होता है एक तरीके से, कि जब जड़ों से खींचा जाता है पानी या खनिज या फिर मिनरल्स कुछ भी, तो वो सारे एक साथ उस तने के अंदर ऊपर खींचते हैं। कोई स्पेसिफिक या कोई विशिष्ट तरीके का मेटेरियल नहीं होता उसके अंदर कि भाई सिर्फ मैं सोडियम को खींचूंगा, सिर्फ आयरन को खींचूंगा, ऐसा नहीं होता। सेम ऐसी किसी प्रक्रिया ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन या फिर परानिशन के अंदर होती है कि ताप का अंतर आएगा, बस उस ताप के अंतर के कारण प्लाज्मा के अंदर जो कुछ भी है छन गया वो उसके अंदर ग्रीवा के अंदर आ जाएगा, बस यहाँ से छन के। स्पेसिफिक कुछ नहीं है कि भाई मेरे को इसी को छानना है, ग्लूकोज को छानना है, मुझे सिर्फ अमोनिया को छानना है, सिर्फ मुझे यूरिया को छानना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ आया दाब अणुता विकसित हुई, दाब के कारण जो छना वो सारा यहाँ से छन जाएगा। दाब कितने प्रकार के होंगे उन दाबों को पहले देखेंगे, ठीक है। तो दाब देखने से पहले देख लेते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, परानिशन। अब यहाँ पर मुख्यतः तीन प्रकार के दाब होते हैं जो इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करते हैं। कैसे दाब हो, सबसे पहला है GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है द्रव स्थैतिक दाब। ग्लोमेरुलर यानी कि इस ग्लोमेरुलस के कारण हमने यहाँ पर देखो अभिवाही और अपवाही धमनिका का जो व्यास है उस व्यास में अंतर है कि अभिवाही का व्यास ज्यादा है, इसका व्यास कम है, यानी कि इकाई समय के अंदर जितना ब्लड आएगा उतना बाहर नहीं जाएगा। तो इस ग्लोमेरुलस के कारण वो जो प्लाज्मा होगा जो बाहर नहीं जा पाएगा वो छन जाएगा, यानी कि ये जो 70 mmHg का जो प्रेशर है, जो GHP या फिर ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब है, इसके कारण यहाँ पर ये जो प्लाज्मा उसको छनने को प्रेरित करेगा, यानी कि एक प्रकार का धनात्मक दाब है। तो इसको करेंगे अपन प्लस, इसको लिखेंगे +70, क्यों, क्योंकि ये छनने को प्रेरित कर रहा है। उसके बाद देखा अपन ने BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। BCOP क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ कोलोइड पदार्थ होते हैं, जैसे कुछ प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में मुख्य रूप से एल्बुमिन प्रोटीन, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर 3 मुख्य प्रोटीन होते हैं। 3 मुख्य कौन कौन से, एक होता है एल्बुमिन, एक होता है ग्लोब्यूलिन और एक होता है फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है ये कोलोइड प्रकृति का है, इसकी साइज भी बड़ी होती है और ये हमारे ब्लड के अंदर पराशर नियमन का मुख्य रूप से कार्य करता है। तो यहाँ पर ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर ये एल्बुमिन जो है वो और कुछ कोलोइड पदार्थ जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे,
वो इन जो फेनेस्ट अपन ने पढ़े थे यहाँ पे, ये जो छिद्र जो पोडोसाइट पर थे, वहां पर आके इकट्ठा हो जाएंगे। अब इकट्ठा होने से क्या होगा, इकट्ठा होने से यहाँ से जो फिल्ट्रेट है ये प्लाज्मा वो छन नहीं पाएगा, यानी कि एक प्रकार का नेगेटिव प्रेशर ये अप्लाई करेगा। तो नेगेटिव या ऋणात्मक दाब होगा और उसका मान होता है 30 mm of Hg, तो उसको लिखेंगे अपन -30। ठीक है। अब तीसरा दाब है CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। शुरुआत में बोला था कि वोमन कैप्सूल जो होता है वो द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय होने का कारण क्या है कि जो फिल्ट्रेट इसके अंदर छन गया, जो प्लाज्मा इसके अंदर छन गया, वो आगे आने वाले जो द्रव प्लाज्मा है उसको छनने से रोकेगा। ठीक है। जैसे कुछ सीटें होती है गवर्नमेंट की, मान लो 50 सीटें, 50 सीटें भरी हुई है अभी, उनका रिटायरमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, आगे आने वाले जो 50 है उनको वो रोकने का काम करेंगे। ठीक वैसी चीज यहाँ पे, यहाँ पर प्लाज्मा छना हुआ है, वो छना हुआ प्लाज्मा आगे आने वाले प्लाज्मा को नहीं छनने देगा, तो वो होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि संपुटीय द्रवस्थैतिक दाब। ये भी क्या है, एक प्रकार का नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि ये छनने से रोक रहा है। तो ये होगा -20, क्योंकि इसका मान क्या होता है 20 mm of Hg। तीन प्रकार के दाब आए, तीनों को अपन ने प्लस माइनस के हिसाब से लिखा। अब इसका नेट प्रेशर देखते हैं, यानी कि नेट इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है। तो जैसा अपन ने देखा तो नाम नेट प्रेशर जोड़ दो, तो +70 -30 और -20, तो ये हुआ आपके कितना +20 mm Hg। अब ये दाब धनात्मक है, धनात्मक दाब का क्या मतलब हुआ, यहाँ से फिल्ट्रेट चलेगा, ये फिक्स हो गया। ठीक है। तो ये प्रक्रिया है अपनी कौन सी, परानिशंदन। ये है परानिशंदन प्रक्रिया, इस चीज को पढ़ने याद रखना। यहाँ से क्या हुआ, फिल्ट्रेट चना है, तीन प्रकार के प्रेशर थे, तो परानिशंदन के अपने को ये तीन चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेट क्षमता है यहाँ पे, इस फिल्ट्रेट को एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर से जो क्षमता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और यहाँ से एक टर्मिनल आती है जिसको बोलते हैं GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब छनने वाले ब्लड से लिया हुआ है। कैसे कि यहाँ से कितना प्लाज्मा छना है, ठीक है, और वो अपन देखेंगे दोनों किडनी के हिसाब से कि लगभग इसका अमाउंट है वो आता है 125 ml 1 मिनट का, यानी कि हमारा जो GFR है वो होता है 125 ml प्रति मिनट। 1 मिनट के अंदर इतना ब्लड जो है वो हमारे नेफ्रॉन के अंदर छन जाता है। अब इसको अगर 24 आवर्स के हिसाब से देखेंगे तो वो करीबन होता है 180 लीटर या फिर 180 लीटर। ठीक है। अब देखो हमारे अंदर ब्लड कितना है, 4 से 5 लीटर, 5.5 लीटर बस। और हमारा हृदय का जो निकास होता है, यानी कि हमारा जो हृदय है वो हृदय 1 मिनट में कितना ब्लड निकाल पाता है, वो निकाल पाता है करीबन 5040 ml या फिर लगभग 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड जो है वो हमारा हृदय 1 मिनट के अंदर पंप करता है। ठीक है। यहाँ पर आपने देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जब दोनों किडनियों के अंदर कितना फिल्ट्रेशन होता है 1 मिनट में, वो होता है 125 ml। अब इतना ब्लड आ गया और हम कहते हैं कि हमारे अंदर 5 लीटर ब्लड है पहले से, तो वो कहाँ गया, तो इसके बाद जो थोक प्रवाह था उसको वापस चयनात्मक करने की आवश्यकता पड़ी, तो वो चीज देखिए हमने चयनात्मक पुनरावशोषण कहते हैं। ये प्रक्रिया इसी को बताती है कि चयनात्मक पुनरावशोषण क्या होगा। अभी तक सब कुछ अचयनात्मक था, ठीक है, सब अचयनात्मक क्यों था, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन आ रहा था काम का, वो निकल गया, फाइब्रिनोजन आ रहा था वो निकल गया, ग्लूकोज निकल गया, फैटी एसिड निकल गया, अमीनो एसिड निकल गया, सब निकल गए। अब उनको वापस लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले बोला था कि पीसीटी जो होती है 2/3 अवशोषण का काम करती है, यानी कि जो पहले चयनित नहीं था उसको चयनित करेंगे। ठीक है, वही प्रक्रिया होगी चयनात्मक पुनरावशोषण। उसमें अपन नेफ्रॉन के हर एक पोर्शन के अंदर देखेंगे कि भाई किस पोर्शन के अंदर किस चीज का अवशोषण होता है, कौन सा क्या कार्य करता है, कौन सा सोडियम क्लोराइड को अवशोषित करता है,
कौन किस चीज को करता है, मुख्य भूमिका पीसीटी की रहेगी। ठीक है, ये चीज इसके अंदर देखेंगे। और तीसरी चीज आएगी ट्यूबुलर सिक्रेशन यानी कि स्त्रवण। वो क्यों काम आता है भाई, यहाँ से अपवाय से कुछ ब्लड यहाँ से निकला वापस, मान लो कि कुछ अपन कैप्सूल उगा देते हैं, जैसे जो टाइटेनियम होता है उसके वो मिनरल्स होते हैं, टाइटेनियम के जो पिगमेंट होते हैं वो, कुछ यूरिक एसिड होते हैं, कुछ प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जो यहाँ से चल नहीं पाते, तो वो अपवाय धमनिका से वापस बाहर निकल जाते हैं, जो यहाँ से नहीं चलेंगे। तो वहां एक प्रक्रिया और की जाती है कि जो अपवाय धमनिका होती है, उस अपवाय धमनिका की सहायता से पीसीटी एंडेलो पीसीटी जो होता है इनके अंदर कुछ पदार्थों को श्रवण किया जाता है इनका, इसी को बोला जाता है नलिकीय श्रवण। एक तो यहाँ से खींच रहे हैं और एक धमनिका खुद अंदर डाल रही है, इसको बोलते हैं नलिकीय श्रवण। ये तीसरी प्रक्रिया। इनके अंदर ज्यादा काम की है जिनके अंदर ग्लोमेरुलस नहीं पाया जाता, यानी कि जो मसले होती है साइक्लोस्टोमेट की, उसके अंदर क्या होता है, एक ग्लोमेरुलर किडनी होती है, यानी कि उनके नेफ्रॉन के अंदर एक ग्लोमेरुलस होता ही नहीं। ग्लोमेरुलस ही नहीं है तो परानिषेधन कैसे होगा, यानी कि सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, दोनों प्रक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहली प्रक्रिया ग्लोमेरुलस पर आधारित है, अब यही नहीं हो रहा तो दूसरा कैसे होगा। ठीक है, और तीसरी चीज थी ट्यूबुलर सिक्रेशन, यानी कि जिन प्राणी के अंदर ये ग्लोमेरुलस नहीं होता उनके अंदर मूत्र निर्माण की एकमात्र प्रक्रिया होती है ट्यूबुलर सिक्रेशन। बस अपने अंदर तो ये एसएसटी है, सेकेंडरी है। ठीक है, बहुत कम चीजें काम की आती है, तो इस चीज को अपन आगे देखेंगे।